और बड़ी खबर आ रही है, नेपाल से जुड़ी शी जिनपिंग के दूत से मिलने के बाद प्रचंड ने मांगी है भारत से मदद। नेपाल में चीन की जो कोशिश चल रही थी वो अब नाकाम होती हुई दिख रही है। चीन के दखल के बावजूद नेपाल की सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन को रोकने की वहां असफल कोशिश के बाद अब प्रचंड ने भारत से समर्थन मांगा है। नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर सहित कम्युनिस्ट के सभी शीर्ष नेता उससे मिलने के बाद भी कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन को नहीं रोक पाई। तो अब प्रचंड को आगे कर भारत, अमेरिका और यूरोप से ओली के कदम का विरोध करने को कहा है। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। नीरज, देखिए, पिछले 2 से 3 दिन से वहां चीन का प्रतिनिधिमंडल मौजूद है और तमाम नेताओं से बातचीत के बाद भी जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को जोड़ने की कोशिश है उनकी असफल रही है। और चीन चाहता है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन ना हो, भले ही प्रचंड को प्रधानमंत्री बनाया जाए। ओली की खिलाफत में भी कहीं ना कहीं बैकडोर से अब चीन उतर आया है, लेकिन कोशिश नाकाम रही है। मामला एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में है विभाजन का और दूसरी तरफ नेपाल के चुनाव आयोग में। तो प्रचंड ने गुहार लगाई है कि ऐसे मौके पर जब वहां लोकतंत्र खतरे में है तो भारत को मदद करनी चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि कहीं ये चीन का डिजाइन किया हुआ तो नहीं, क्योंकि चीन असफल रहा है, इसलिए प्रचंड के सहारे वो भारत की मदद चाहता है ताकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन को रोका जा सके और ओली को प्रधानमंत्री के पद से हटाकर फिर जो है प्रचंड को प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि ओली वहां चुनाव की घोषणा भी कर चुके हैं। और ये पूरा मामला जो संसद को भंग करने का मामला हो, ये पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट और वहां के चुनाव आयोग में लंबित है। तो बिल्कुल अब भारत का स्टैंड क्या रहता है ये देखना होगा। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है कि अब भारत से मदद की अपील की गई है। अब क्या भारत का रुख रहेगा वो आने वाले वक्त में क्लियर होगा। दिल्ली बॉर्डर पर शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे किसान आंदोलन के बीच पंजाब में मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। हरियाणा और पंजाब के अलग अलग जिलों में कुछ लोगों ने सैकड़ों मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने टावरों पर चढ़कर तोड़फोड़ की और किसान संगठन का झंडा वहां पर लगा दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक फतेहाबाद, जालंधर, पटियाला, फिरोजपुर और मोगा में ये हंगामा हुआ। मोगा में कुछ लोगों ने एक मोबाइल टावर की बिजली काटकर जनरेटर को कुछ दूर ले जाकर फेंक दिया। बाद में पुलिस शक के आधार पर 4 लोगों को हिरासत में लेती दिखी और जनरेटर को वापस टावर तक पहुंचाया गया। पंजाब के मोगा में भी कुछ लोग एक मोबाइल टावर पर हमला करने के लिए पहुंच गए। जब तक पुलिस वहां पहुंच पाती तब तक प्रदर्शनकारी वहां रखा जनरेटर और कुछ दूसरी मशीनें उठाकर ले गए। तो कल काफी ऐसी घटनाएं सामने आई जहां पर कुछ लोग पहुंचते हैं, टावरों पर चढ़ते नजर आए, टावरों को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आए और वहां पर झंडा किसान संगठन का लगाते नजर आए। और कई लोगों ने तो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। हालांकि इसके बाद अब सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि जो भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं जालंधर में भी हंगामा कर रहे लोग एक मोबाइल टावर पर हमला बोलने के लिए पहुंच गए, जिसके बाद टावर की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती वहां पर करनी पड़ी। तो ये जालंधर में भी कुछ ऐसी ही स्थिति रही जहां पर कुछ लोग पहुंचते हैं, मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे ज्यादा इसका नुकसान जो है वो बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता हुआ नजर आया। कई ऑनलाइन कारोबार जो थे वो ठप हो गए। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम कोरोना काल को देखते हुए हो रहा है, वहां लोगों को इसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं फतेहाबाद में कई मीटर ऊंचे मोबाइल टावर पर एक शख्स चढ़ गया। टावर पर चढ़ने के बाद उसने कुछ पुर्जों को तोड़ दिया और अपने किसान संगठन का झंडा लगा दिया। फिर एक सेल्फी वीडियो बनाकर किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वहीं पंजाब के फिरोजपुर में प्रदर्शनकारियों ने एक मोबाइल टावर बंद करवा दिया और टावर के कर्मचारियों को भी अंदर घुसने नहीं दिया। मोबाइल टावरों में हो रही तोड़फोड़ से आसपास रहने वाले लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। मोबाइल टावर तोड़ने की वजह से लोगों को कॉल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो एक दूसरे से बात लोग नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही इंटरनेट कनेक्शन भी काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से ज्यादातर बच्चे घर पर ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ऑनलाइन कारोबार पर भी टावर में तोड़फोड़ का बुरा असर पड़ रहा है। कई इलाकों में ऑनलाइन कारोबार बंद पड़ गया है।
कोरोना काल में अभी भी ज्यादातर लोग घरों से ही काम कर रहे हैं, लेकिन टावर तोड़े जाने के बाद इंटरनेट और मोबाइल कनेक्शन बंद है, जिससे उनके कामकाज पर बुरा असर पड़ रहा है। तो कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। दिल्ली से अमित पांडे हमारे साथ हैं, थोड़ी ही देर में दीपक बिष्ट गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ होंगे, राजीव शर्मा अमृतसर से अब से थोड़ी देर में होंगे, और इस बीच मोगा से दीपक सिंगला हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित का जल्दी से रुक कर लेते हैं। अमित, देखिए, एक तरफ जहां कुछ ऐसे किसान संगठन के लोग पहुंचते हैं और वहां टावरों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी तरफ बाद अब सरकार से ये कह दिया गया, सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि सख्त एक्शन होगा। यहाँ जो दिल्ली में बैठे किसान हैं वो क्या कह रहे हैं? क्या वो जो घटनाएं कल घटी हैं उसके समर्थन में है? देखिए, हिंसा का कहीं रूप से कोई भी समर्थन नहीं करता और कमोवेश यहाँ पर भी जो किसान संगठन है उनका यही कहना है कि वो किसी भी तरीके से हिंसा का साथ नहीं दे रहे हैं। और शुरू से ये बात उन्होंने ये कही है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात आवाज उठा रहे हैं। अब जहां तक इस पूरे प्रकरण का बात है, कार्रवाई क्या हो रही है, तो कार्रवाई स्थानीय पुलिस अपने मुताबिक वहां पर कर रही है, लेकिन जो सरकार की ओर से, बीजेपी की ओर से साफ तौर पर कहना है कि किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। शरारती तत्व इस पूरे के पूरे वाकये के बाद पीछे आने की कोशिश कर रहे हैं, उनके वो अपना पांव पसारने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये हिंसा की घटना है। और यहां तक कि बीजेपी और सत्ताधारी पार्टी का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से अभी तो मोबाइल टावर तोड़ना या फिर इस तरीके की घटना और आगे और भी खतरनाक तरीके से किसानों या भोले भाल लोगों को भड़काया जा सकता है या फिर कुछ ऐसे शरारती तत्वों को बढ़ावा दिया जा सकता है उसकी आड़ में। ठीक है, जल्दी से मोगा का रुख भी कर लेते हैं। दीपक सिंगला हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। दीपक, कुछ लोग समर्थन में इस बात के नजर आए कि जो शांतिपूर्ण तरीके से आज दिल्ली के बॉर्डरों में लोग बैठे हैं किसान, उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रदर्शन हो, जिसके बाद क्या स्थिति है वहां पर, जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए। बिल्कुल अर्पिता, मोगा की बात की जाए तो पहले जो मोगा में मोबाइल टावर थे उनको नुकसान पहुंचाया गया था, लेकिन उसके बाद किसान जथेबंदियों का साफ तौर पे कहना है कि उनका जो संघर्ष है वो बिल्कुल शांतमय तरीके से है। ऐसा भी बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई टावर को नुकसान पहुंचाता है तो उनकी हिमायत करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि किसान इससे तोड़फोड़ की या इससे घटनाक्रम की हिमायत नहीं करते। कल उन्होंने एक संदेश भी दिया है कि जो भी इस तरह टावर को नुकसान पहुंचाएगा उनका उनके साथ कोई भी वास्ता नहीं है। और आज मोगा में किसान जथेबंदियों ने कुछ नौजवानों की एक कमेटी बनाई है, जिसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग ऐसा जोश में आकर काम कर रहे हैं उनको समझाया जाएगा कि कोई भी इस तरह का नुकसान ना कराया जाए जिससे उनका जो संघर्ष है प्रभावित हो। अगर कुछ भी करना है तो वो अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का किसी भी टावर को या किसी भी मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचाना साफ तौर पे गलत है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मोगा में जो यहाँ पे एक टावर को नुकसान पहुंचाया गया था उसकी बिजली काट दी गई थी। बिजली अभी भी कटी हुई है, आप देख सकते हैं कि बिजली के खंभे से जो तारों का कनेक्शन है वो कटा हुआ है। और इसी टावर से कुछ लोगों ने जो टावर का जनरेटर होता है उसको उठाकर 300 मीटर दूर ले जाकर रख दिया गया था, लेकिन पुलिस ने वहाँ से बरामद कर लिया गया था। बरामद करने के बाद पुलिस ने क्रेन की मदद से फिर दोबारा जनरेटर जो टावर के पास लगा दिया गया, लेकिन अभी भी जो कनेक्शन तारें कटी हुई है इस टावर की, अर्पिता मैं दिखाना चाहूँगा, टावर की कनेक्शन कटे हुए हैं, बिजली की तारों के कनेक्शन कटे हुए हैं, जनरेटर के कनेक्शन कटे हुए हैं। साफ तौर पे देखा जा सकता है कि ये टावर अभी चल नहीं रहा, लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं आसपास के लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि अगर मोबाइल टावर चलेंगे तो आजकल पढ़ाई भी ऑनलाइन चल रही है और कई काम भी ऐसे हैं जो ऑनलाइन चल रहे हैं, क्योंकि कोरोना के चलते काफ़ी कुछ मोबाइलों पर ऑनलाइन चलता है, जिसको लेकर काफ़ी कुछ लोगों को दिक्कत भी आ सकती है। इसी के चलते जो किसान जथेबंदियां हैं उन्होंने फैसला लिया है कि इस तरह की हरकत कोई भी नहीं करेगा, अगर वो करेगा तो उनकी हिमायत नहीं करेंगे और उनका विरोध करेंगे, और साथ साथ उसकी जिम्मेवारी खुद की होगी। और इसी के चलते जो किसान जथेबंदियां अपनी कमेटी बना रही है, कमेटी बना के लोगों को अवेयर किया जाएगा कि इस तरह की हरकतें ना करें। ठीक है, दीपक रहिए साथ। देखिए, इस बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मोबाइल टावरों से तोड़फोड़ के पीछे साजिश की आशंका जताई है। नकवी ने कहा कि किसानों की आड़ में कुछ आपराधिक तत्व तोड़फोड़ करने में जुट गए। सर, ऐसी भी खबरें आ रही कि किसान वायलेंस में इंडल्ज हो रहे हैं, हिंसा में इंडल्ज हो रहे हैं, टावर तोड़ने की घटना। देखिए, मेरे किसान भाई कभी भी वायलेंस नहीं कर सकते। कुछ इस तरह की ताकतें जरूर हो सकती हैं, जैसा मैंने कहा कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के किसानों के कंधों पे बंदूक चलाना चाहते हैं, और इसके लिए किसानों को होशियार रहना चाहिए।
वहीं पंजाब में मोबाइल टावरों से तोड़फोड़ पर बीजेपी ने नाराजगी जताई। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने पंजाब सरकार से दोषियों पर कार्रवाई करने की अपील की। टावर्स के जो जनरेटर सेट हैं, जनरेटिंग सेट हैं, उनको उखाड़ रहे हैं, उनको उखाड़ के ले जा रहे हैं, तो ये इनकी गुस्से की सीमा है। लेकिन अब तक इसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है किसानों की कि कितने शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन हो रहा है, शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हैं, कोई वायलेंस नहीं है, कोई किसी तरह का नहीं है, तो उसको कायम रखना चाहिए। में कानून का राज है या नहीं है? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को ध्यान रखना चाहिए कि अपने राज्य में कानून का राज स्थापित करे। ये क्या हो रहा है वहाँ? मोबाइल टावर तोड़े जा रहे हैं, कानून को हाथ में लिया जा रहा है। यहाँ किसान भाई कह रहे हैं कि हम बड़े शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को चला रहे हैं, और दूसरी तरफ जो किसान वहाँ से यहाँ आने वाले हैं वो वहाँ टावर तोड़ रहे हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको हक है और उसी हक का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बीच राजीव शर्मा हमारे सहयोगी अमृतसर से जुड़ चुके हैं, उनसे भी जल्दी से अपडेट लेते हैं। राजीव, आप अमृतसर में मौजूद हैं, वहां पर भी क्या कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई? जी देखिए अर्पिता, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अमृतसर में अभी कोई ऐसी जो घटना है आधिकारिक तौर पर उसकी कोई भी पुष्टि नहीं की गई, लेकिन सोशल मीडिया पर हर रोज ऐसी वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही हैं कि कहीं इस गांव में इस टावर को ऐसे बंद किया गया। तो इसमें जो हमारी जो हमने अभी तक पड़ताल की है उसमें ये बात भी सामने आई है कि कुछ लोग जो गांव में रहने वाले जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं या वेब चैनल चलाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी एक खबर बनाने के लिए कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं, वहां पर एक वीडियो बनाते हैं, उसके बाद उस वीडियो को वायरल कर दिया जाता है और जब वो लोगों के पास पहुंचती है तो उसका एक गलत असर पड़ता है, लोग गलत जानकारी को आगे शेयर करते हैं। तो इसके साथ ही ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री ने भी ये बात स्पष्ट की है कि अगर ऐसे मोबाइल टावर्स बंद किए जाते हैं तो आज का जो दौर है, क्योंकि बहुत सारे काम जो हैं ऑनलाइन ही हो रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कई लोग जो हैं वो दफ्तरों की बजाय घरों से काम कर रहे हैं, और बच्चों की अगर पढ़ाई की मैं बात करूं तो टोटली जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन हो रही है। तो इस ऐसे में अगर टावर बंद किए जाते हैं तो लोगों को एक बड़ा नुकसान जो है वो हो रहा है इसका। तो लेकिन मुख्यमंत्री ने अब स्पष्ट किया है कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई किसी भी इलाके में किसी गांव में की जाती है तो उन पर सख्त कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से की जाए। जी ठीक है, रहिए साथ। पंजाब में मोबाइल टावरों की तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कैप्टन ने टावर तोड़ने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी सार्वजनिक या निजी संपत्ति का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमरिंदर ने हंगामा करने वाले लोगों को नसीहत दी कि मोबाइल टावरों में तोड़फोड़ से राज्य में संचार सेवाएं खत्म हो सकती हैं। छात्रों और नौकरियों से जुड़े लोगों को इससे भारी नुकसान हो सकता है। तो राजीव, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि यहाँ सरकार की तरफ से ये सख्त संदेश दे दिया गया है कि कोई भी अगर ऐसा करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, क्या अमृतसर में किसी पर अभी कोई कार्रवाई हुई है या आसपास कहीं ऐसी कोई घटना सामने आई और कार्रवाई हुई हो? जी देखिए, मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद जो सरकारी एजेंसियां हैं, पंजाब पुलिस है, तो वो अपने तौर पर ये सारी जांच कर रहे हैं कि आखिरकार कहां पर ऐसी कार्रवाई जो है वो उसको अंजाम दिया गया और उसके पीछे कौन लोग जिम्मेवार थे, क्या उसके पीछे कोई किसान संगठन था या फिर कुछ गांव के लोगों ने ही इकट्ठा होकर ऐसा कुछ किया है। तो पूरा अब इसका एक हम कह सकते हैं कि जांच जो है वो शुरू कर दी गई है और आने वाले दिनों में कुछ लोगों पर कार्रवाई की जो है पुलिस की कार्रवाई का जो है वो असर भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसान संगठनों की बात करें तो उनका भी यही कहना कि कुछ शरारती लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमने कोई भी अपनी जो है संगठन की तरफ से या फिर जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, तो वहां से ऐसा कोई भी हमने ऐलान नहीं किया कि किसी भी जो मोबाइल टावर को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाया जाए। तो इस पे जो बाकी जो भाजपा के नेता या बड़े मंत्री भी यही बात कर रहे हैं, तो ये अंदेशा जरूर जताया जा रहा है कि कुछ लोग अब जो शरारती हैं, क्योंकि किसान लंबे समय से यही बात कर रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना जो है आंदोलन करेंगे, तो ये कुछ लोग जो हैं वो ऐसे। ठीक है राजीव, रहिए साथ। देखिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां मोबाइल टावरों से हुई तोड़फोड़ पर बीजेपी और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह में तनातनी बढ़ गई है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने
पंजाब में हुई तोड़फोड़ के पीछे कांग्रेस और वामपंथी दलों के लोगों का हाथ होने का आरोप लगाया तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी को नसीहत दी कि वो किसानों के आंदोलन को नक्सलियों से जोड़ने की गलती ना करें। तो एक वार यहां पर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ लोग यहां पर पहुंचते हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उन पर आखिरकार कार्रवाई भी अभी तक क्यों नहीं की गई, ऐसे लोगों को चिन्हित क्यों नहीं किया गया। इन सब आरोपों के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने यह बात स्पष्ट की है कि कोई भी अगर सार्वजनिक जगहों पर या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी नुकसान पहुंचाता है तो सख्त कार्रवाई उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ होगा। तो एक वार यहां पर छिड़ती हुई सी नजर आ रही है बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर के बीच। वहीं बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने आरोप लगाया कि पंजाब में हो रही तोड़फोड़ के पीछे कुछ वामपंथी दलों और कांग्रेस के लोगों का हाथ है। उन्होंने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाया कि पंजाब में किसानों की आड़ में हो रहे हंगामे से लोग डरे हुए हैं। क्या हाथ मिले हैं आपके अर्बन नक्सल के साथ? क्या आप पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं? लॉ एंड ऑर्डर किसकी ड्यूटी है? आप असफल हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। धरने होने चाहिए, प्रदर्शन होने चाहिए। किसान अपनी मांग को लेकर निकला है, बातचीत हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमने कभी किसानों को अर्बन नक्सल नहीं कहा। जो लोग ट्रैक्टर जला रहे थे, जो लोग मोबाइल टावर तोड़ रहे हैं, जो रेल की पटरियां तोड़ना चाहते हैं, जो सड़कों पर जो टोल प्लाजा है उन पर हमले कर रहे हैं, क्या छत्तीसगढ़ और झारखंड बनाना है पंजाब को? किसानों की मांग, उस पर चर्चा, ये क्रम जारी है, लेकिन उसकी आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश, और जिसकी खुद किसान संगठनों ने निंदा की। इसलिए कैप्टन साहब, आप उनको किसान मत कहिए। वो कांग्रेस के और कुछ वामपंथी दलों के गुंडे हैं जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। इसके जवाब में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी नेता तरुण चुग के आरोपों पर पलटवार किया और एक बाकायदा ट्वीट किया। उन्होंने बीजेपी के एक बड़े नेता का किसानों को अर्बन नक्सल कहना मूर्खतापूर्ण बताया। क्या वो समझते हैं कि कृषि सुधारों पर केवल दिल्ली में ही असंतोष है? दिल्ली में इस मुद्दे से गलत तरीके से निपटने के असर के लिए पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार को दोष ना दें। ये ट्वीट उन्होंने किया। हमारी पुलिस जो है वो सराहनीय काम कर रही है, हम हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ हैं। दीपक सिंगला हमारे साथ मोगा से बने हुए हैं। दीपक, जहां एक तरफ सरकार तो ये कह रही है कि वो कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब यहां सियासी घमासान भी इस मुद्दे पर छिड़ गया है। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करने की जिम्मेदारी तो सरकार की है, सरकार क्या उस पर विफल रही है? बिल्कुल अर्पिता, अगर मोगा की बात की जाए, जैसे इस टावर पे कल जनरेटर उठाकर कहीं और रख दिया गया था तो पुलिस ने उसी टाइम कार्रवाई करते हुए ये जनरेटर जो बरामद कर लिया गया था और क्रेन की मदद से इसको यहाँ पे दोबारा रख दिया गया था। और इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। उसके बाद पूछताछ के बाद जब कुछ किसान जथेबंदियों ने इसका प्रोटेस्ट किया या विरोध किया, तो प्रदर्शन किया, जिसके बाद ये 4 लोगों को रिहा कर दिया गया था। और किसान यूनियन ने साफ तौर पे ये भी आश्वासन दिया है कि उनका कोई भी जो संघर्ष जो लोग उनके साथ संघर्ष में हैं तो वो ऐसा काम नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो खुद की जिम्मेदारी होगी। और उसके बाद ही अगर मोगा की बात की जाए तो पुलिस इस टावर के पास तैनात की गई है। मैं दिखाना चाहूँगा, वो सामने पुलिस वाले बैठे हैं और 24 घंटे इसी टावर के पास बैठे रहते हैं और अपनी ड्यूटी करते हैं, क्योंकि कैप्टन साहब, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ तौर पर चेतावनी दिया है, अगर किसी भी इस तरह की प्रॉपर्टी को नुकसान किया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिसके चलते कल मोगा पुलिस ने इस टावर के जनरेटर को उखाड़ कर ले जाने वालों पर कुछ कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को पूछताछ के लिए लेके भी गए थे, लेकिन उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया था। उसके बाद भी किसान जथेबंदियों का ये भी संदेश आया कि अगर कोई भी ऐसा काम करता है तो वो उनके साथ नहीं है। ठीक है, राजीव का भी जल्दी से रुक कर लेते हैं। राजीव, कुछ आप बता रहे हैं कि कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले जा रहे हैं जिससे माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। क्या उन ट्विटर हैंडल्स को या उन सोशल मीडिया पर जो लोग भी एक्टिव हैं उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ा फेलियर है सरकार का अभी तक कि सरकार ने ये तो बोल दिया कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब तक जितने भी वीडियो वायरल हुए वो कहाँ से वीडियो बनी, उसके बाद उसमें कहीं किसी वीडियो में अमृतसर के गांव का नाम लिखा जा रहा है, किसी में तरन तारण का, किसी में मोगा का। तो ऐसे उसकी जो बाकायदा एक जांच होनी चाहिए कि आखिरकार कौन लोग हैं, क्योंकि किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है तब से हम इसकी कवरेज करते आ रहे हैं और किसान यही बात कहते हैं कि हम शांतमयी ढंग से
जो है अपना आंदोलन करेंगे। लेकिन उसके बाद अगर ऐसी बातें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं एक मैं और चीज़ बताना चाहता हूं सरकार की, कि जब किसानों ने ये कहा था कि हम रेल ट्रैक पर बैठेंगे या हम धरने देंगे, तो पंजाब सरकार ही एक ऐसी सरकार थी, उसके मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि हम किसी भी किसान पर किसी तरह का कोई केस दर्ज नहीं करेंगे। तो अब वही मुख्यमंत्री हैं जिनको अब लग रहा है कि किसान आंदोलन के चलते ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं जिससे आम जनता को नुकसान हो रहा है, और अब ये बात कही जा रही है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या कार्रवाई होगी इसके बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन मोगा से जिस तरीके से बताया कि अब एक टावर के पास कुछ पुलिस मुलाजिमों को राजीव, रोक रही हूं आपको। देखिए, बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त की किसानों से कल होने वाली बातचीत से जुड़ी हुई। सरकार ने किसानों को 30 दिसंबर को बातचीत के लिए न्योता भेजा है। कल दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों से बातचीत होगी, जिसमें कृषि सुधार कानूनों पर चर्चा होगी। बड़ी खबर यह है कि सुधारों का विरोध कर विपक्षी नेता जो हैं वो अब अपनी आगे की रणनीति बनाने में भी जुट गए हैं। सरकार और बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि विरोधी दल किसानों को भड़काने की साजिश कर रहे हैं। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें किसानों से आगे की रणनीति क्या होगी उस पर चर्चा हुई। किसानों के साथ सरकार की होने वाली बैठक पर विपक्षी दलों की भी नजर है। सीताराम येचुरी ने इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक दलों का हाथ होने की बात से इनकार किया और समाधान नहीं निकलने पर विपक्षी दलों की बैठक कर आगे की रणनीति बनाने का दावा किया। अगर रास्ता नहीं निकलता, पहले भी कई दौर की बातचीत होती है, तो विपक्ष आगे क्या करेगा? आप लोग की क्या बातचीत हुई है? अब अगर नहीं निकलता रास्ता तो उसके आधार पर मिलेंगे, फिर उसके आधार पर सलाह मशवरा करेंगे। बाकी विपक्षी पार्टियों के साथ भी बातचीत होगी, मिलकर आगे बढ़ेंगे। मतलब फिर आप लोग सीधे दखल देंगे इस पूरे आंदोलन में? इसके वो तय होगा तब ही ना, जब नतीजा क्या है निकले तो वो नतीजे के बारे में इंतजार करें। एनसीपी नेता शरद पवार ने भी किसानों के मुद्दे पर बैठक की और कल होने वाली बैठक में समाधान नहीं निकलने पर आगे की रणनीति बनाने का दावा किया। 30 तारीख को कुछ रास्ता निकलेगा तो हमें खुशी है, नहीं निकलेगा तो हमें सोचना होगा मिलकर कलेक्टिव क्या कर सकते हैं, इस बारे में हमें विचार करना। तो कुल मिलाकर अब जो विपक्ष है वो अब अपनी आगे की रणनीति बनाने के लिए तैयार है। विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि भाई अगर कल की जो मुलाकात है वो अगर सफल नहीं होती है, क्योंकि आपको बता दें कल केंद्र सरकार और किसान संगठन आपस में मिलने वाले हैं, बातचीत का दौर आगे बढ़ने वाला है, लेकिन अगर कोई समाधान उससे नहीं निकलता तो विपक्ष अब आगे की रणनीति अपनी तय करेगी। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, विपक्ष यहां पर आपसी सहमति बनाने की कोशिश, यानी सारा विपक्ष एकजुट हो, ये कोशिश होगी यहां शरद पवार की, सीताराम येचुरी की। और दूसरा मेरा सवाल जरा ये है कि जो किसान नेता भी देखिए इनसे मिलने पहुंच रहे हैं, वो किसान नेता जो पहले कह चुके हैं कि कोई भी राजनीतिक दल हमारे मंच पर नहीं होगा, आज आप उनके आवास पर पहुंचते हैं, ये किस बात का संदेश देता है? नेताओं का अगर शरद पवार के यहाँ से मिलना है तो ये बाद में जब उनकी ओर से कोई स्पष्ट वक्तव्य आएगा तब ये हम बता सकते हैं कि किस लिए, किस मुद्दे पर लेकर वो गए थे मिलने। और जहां तक विपक्ष के एकजुट होने का सवाल है तो विपक्ष लगातार हम शुरुआत से इस आंदोलन से देख रहे हैं कि विपक्ष विरोध करता रहा है, लेकिन इस बार विपक्ष को सबसे मजबूत मुद्दा लगता है, क्योंकि 4-5 बार किसान के साथ सरकार की वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला है। और 30 दिसंबर को अब वो समझते हैं कि अगर वार्ता नहीं हुई, वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकलता तो सब तो विरोध कर रही हैं और अब हम एकजुट होकर सरकार के ऊपर हम ये दबाव बनाएंगे। तो एक तरीके का विपक्ष सबसे मजबूत मौका विपक्ष मान रहा है 30 दिसंबर के बाद का। इसीलिए हम ये देख रहे हैं बैठकों का दौर लगातार जारी है। शरद पवार विरोध कर रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह विरोध कर रहे हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल विरोध कर रहे हैं, ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं। तो तमाम विपक्षी धड़े अब ये इनको कोई ना कोई एक सरकार का विरोध करने के लिए कॉमन पॉइंट चाहिए और इसीलिए इनकी ये देखिए अमित, इस बीच बड़ी खबर तो ये भी है कि किसान संगठनों और सरकार के बीच कल होने वाली बातचीत से पहले आज दरअसल कुछ किसान शरद पवार से मुलाकात करने पहुंचे और आगे की रणनीति पर उन्होंने विचार किया।
सरकार के साथ में जो वार्ता चल रही है तो उसमें अब तक वार्ता जो है उसमें कुछ सफल नहीं हुई है, तो उस अनुसार कल फिर से एक बार वार्ता होगी। जब तक कानून रद्द नहीं होते तब तक ये हमारी लड़ाई जारी है। उस अनुसार राष्ट्रीय हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा का एक एजेंडा था कि बीजेपी छोड़ के जितने भी सारी पार्टीज है तो उनका भी समर्थन ये आंदोलन को बड़े पैमाने पर मिले। वहीं देखिए, आंदोलन पर बैठे किसानों में से महाराष्ट्र के कुछ किसानों ने एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात में कहा कि किसानों के धरने में विपक्ष को जगह नहीं मिलेगी, लेकिन सदन में विपक्ष को ये मुद्दा उठाना चाहिए। शरद पवार साहब के यहाँ गए तो उन्होंने पहले ये डिसाइड हुआ था, उनका कहना ये था कि आप लोगों ने तो राजकीय लोगों को आने की और पार्टिंबा देने की तो आप मांग नहीं किया और आपने दूर रखने की बात की थी। तो हमने ये स्पष्ट कर दिया कि हम खाली हमारे स्टेज पे या किसी बैनर लगाने को हम बैन कर दिया, मगर जो भी कोई बात है, अगर ये जन आंदोलन है तो इसमें अपोजिशन ने किसानों के साथ खड़ा रहना चाहिए था। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी पर किसानों को भड़काने की साजिश का आरोप मढ़ा। शरद पवार जी से येचुरी अभी मिले और उन्होंने कहा कि 30 तारीख को अगर हल नहीं निकला बातचीत में तो विपक्षी दल आपस में बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे। भाई सीताराम येचुरी जी तो भड़काने वालों में सबसे आगे। ये कम्युनिस्ट पार्टी का जो लाल झंडा है वही तो किसानों को रोक रहा है। लाल झंडा तो निशान चीज़ है, हर चीज़ को रोकने वाला। और अभी से बातचीत हो रही है और अभी से कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माहौल बना रहे हैं कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई, सबको कहना चाहिए बातचीत ज़रूर सफल होगी और 2020 में ये मसला हल होगा। लेकिन सीताराम येचुरी किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहती कि किसानों का मामला हल हो। जो लोग राजनीतिक ज़मीन खो चुके हैं, जो चुनाव में पराजित हो चुके हैं, वो किसान के कंधे पर बैठकर अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाना चाहते हैं। ये किसान भोले भाले हैं, मासूम हैं, इनके साथ कोई अन्याय भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगी। एमएसपी भी जारी रहेगी, मंडी भी चलती रहेगी। अगर किसानों की पैदावार को ज़्यादा कीमत पर बाज़ार में कोई ख़रीद रहा है तो इसको कोई कैसे रोक सकता है। आप कोई चीज़ बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर कोई ज़्यादा दाम में ख़रीदता है तो कहीं रोक है। लेकिन किसानों के आज अनाज पर पाबंदी लगा दी जाए कि तुम्हें इतने में बेचना है, अगर इतने में इससे ज़्यादा में नहीं बेच सकते। यही तो विपक्षी दल के लोग कह रहे हैं। दीपक बिष्ट का रुख कर लेते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर वो मौजूद हैं जहां पर किसान लगातार बैठे हुए हैं। दीपक, कोई जानकारी मिल पा रही है? 2 सवाल मेरे हैं, क्योंकि कल मुलाकात होनी है, किसानों की रणनीति को लेकर किसान नेता के आपस में बैठक कर रहे हैं, उसके बारे में अपडेट दीजिएगा। और साथ ही साथ कुछ लोग पहुंचे थे शरद पवार के आवास मिलने, किसान नेता, वो किस संगठन से जुड़े हुए हैं, कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई कि किस संगठन से वो नेता जुड़े हैं, क्योंकि गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर की तरफ से कोई भी नेता ऐसा नहीं गया था कि जो समर्थन के लिए गया हो। वहीं दूसरी तरफ शाम को 4 बजे किसान संगठनों के कुछ दलों की मीटिंग है जो वहां पर बातचीत करेंगे, रणनीति बनाएंगे, क्योंकि कल सरकार के साथ बातचीत होनी है। कितने लोग जाएंगे, हालांकि 40 संगठन वहाँ पर अब तक दावा कर चुके हैं, तो 40 संगठन हो सकता है कि 40 के 40 वहाँ पर सरकार से बातचीत करे जाएँ। वहीं दूसरी तरफ रणनीति कैसी रहेगी, क्योंकि साफ तौर पर किसान ये कह चुके हैं कि वो अपने 3 कानूनों को लेकर बात कर रहे हैं और जब तक वो वापस नहीं होंगे तब तक सरकार से बातचीत नहीं होगी। और वहीं दूसरी तरफ जो किसानों की जितनी मांगे हैं वो तब तक पूरी नहीं होगी। लेकिन सरकार की तरफ से क्या रुख, क्या रवैया होता है, क्योंकि सरकार पहले भी बातचीत के रास्ते लगातार देती रही है और बातचीत हुई भी है। 7 बार की बातचीत अब होनी है, 7वीं बातचीत जो होगी वो होगी, लेकिन उससे पहले की बेनतीजा रही है। तो कहीं ना कहीं अब ये एक प्रयास होगा किसानों की तरफ से कि बातचीत जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी हल के रूप में बाहर आए। ठीक है, रहिए साथ। देखिए, कृषि सुधार कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के साथ ही देश भर के कई किसान संगठनों का इन नए कृषि सुधार कानूनों का समर्थन भी जारी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों से मुलाकात की, उनके समर्थन की चिट्ठियों को लिया और उन्हीं चिट्ठियों को उन्होंने ट्वीट किया। सरकार को समर्थन देने वाले इन संगठनों में उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन, गाजियाबाद के भारतीय कृषक समाज, दिल्ली के इंडियन किसान यूनियन, दिल्ली के भारतीय किसान संगठन, हरियाणा के प्रगतिशील किसान क्लब और जम्मू कश्मीर के किसान काउंसिल भी शामिल हैं। इन संगठनों ने कृषि सुधार कानून को किसानों के लिए बेहतर बताया और केंद्र की तारीफ की। इन किसान संगठनों ने केंद्र से अपील ये भी की कि किसी भी सूरत में कृषि सुधार कानून को वापस ना लिया जाए।
अमित हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, देखिए, एक तरफ जहां किसान बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ किसान समर्थन में भी खुलकर सामने आ रहे हैं। और कृषि मंत्री का ये ट्वीट दरअसल वही दिखाता है कि कुछ किसान ऐसी अपील भी उनसे कर रहे हैं कि आप ये कानून किसी भी हालत में वापस ना लें। ऐसे में कल जो मुलाकात होनी है उसमें क्या सरकार का फैसला रह सकता है? देखिए, सरकार ने हमेशा ये कहा है कि जितने भी इस कानून को लेकर डाउट्स हैं, जितनी भी बातें, हमेशा वो बातचीत के लिए तैयार है। पीएम मोदी का चाहे स्पीच ले लीजिए, गृह मंत्री अमित शाह की बात ले लीजिए, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर का ये ट्वीट ले लीजिए। अब जहां तक किसानों के समर्थन की बात है तो किसान सम्मेलन जो सरकार की ओर से, बीजेपी की ओर से आयोजित किए गए हैं और तमाम जो इस तरीके के ट्वीट और बयान आए हैं वो दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो देश भर के किसान हैं वो हमारे साथ हैं। ज्यादातर किसान, भारी तादाद में किसान हमारे साथ है। तो ये दृष्टिकोण है सरकार का और बीजेपी का कि किसानों का व्यापक समर्थन देश भर में हमारे साथ है। और इसीलिए जब भी किसानों के साथ वार्ता हो रही है या मीटिंग हो रही है तो इस दृष्टिकोण को भी जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। अब जहां तक विरोध कर रहे किसानों का सवाल है, उनका वो अपनी मांग पर यहाँ पर अड़े हैं और उनका यही कहना है कि ये तीनों कानून वापस होने चाहिए। ठीक है अमित, रहिए साथ। देखिए, इस बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन के बहाने मुख्यमंत्री खट्टर पर निशाना साधा। अविश्वास प्रस्ताव हम रखेंगे जो कई दफा कई डबल टॉक कर रहे हैं, इधर समर्थन कर रहे हैं, उधर किसानों का समर्थन कर रहे हैं और उधर सरकार का हरियाणा में समर्थन कर रहे हैं। इन आदमी का भी चेहरा बेनकाब हो जाएगा। कौन किसान के साथ खड़ा है, कौन कुर्की के साथ चिपका है, ये जो अविश्वास प्रस्ताव से साबित हो जाएगा। हालांकि बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने इस आंदोलन के पीछे विपक्षी दलों के होने का आरोप लगाया और किसानों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। जहां तक किसानों के आंदोलन का लेकर के अपोजिशन की बैठक है, इस आंदोलन के पीछे शुरू से कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं। ये आंदोलन किसानों का नहीं है। किसानों से तो वार्ता करने के लिए भारत सरकार लगातार तैयार है। 6 चक्र में वार्ता हो चुकी और अब उम्मीद करता हूं कि जो 7वें राउंड की वार्ता है और जिस तरह से किसान संगठनों ने प्रस्ताव दिया है, सरकार उस पर विचार करके उनसे वार्ता कर रही। देखिए, इस बीच कल सरकार से होने वाली बातचीत से पहले आंदोलन कर रहे किसान नेता आज आपस में बैठक करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि उन्हें कल की बातचीत से समाधान निकलने की उम्मीद दिख रही है। 30 दिसंबर को किसान और सरकार के बीच में बातचीत होने वाली है। इस बातचीत में किस तरह की रणनीति रहेगी, इसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राकेश टिकैत हैं गाजीपुर से। राकेश जी, कल बातचीत के लिए किसान और नेता आपस में मिलेंगे, तो क्या आपकी रणनीति रहेगी कल? रणनीति क्या, बातचीत करेंगे सरकार से। सरकार 22 दिन बाद में आ रही है तो आई हुआ घूम फिर के गाँव में से पता करेंगे क्या जानकारी करी उसने गाँव में। आज कोई रणनीति के लिए बैठक नहीं बन रही हमारी तो रणनीति। हमारा तो वही एजेंडा है, वही पर्चा है, वही फाइल है, दो उस पर जाने का फिर लेके चलेंगे। वही भेज दिया एजेंडा हमने। 4-5 चीज़ों का है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, 3 बिल वापसी हो, MSP पे कानून बने और जो NGT का कानून जिसमें पुराली है, 10 साल पुराना ट्रैक्टर है, ये इन पर सब पर बातचीत होगी। छुट्टी बनाई 2015 का वो समय था और आप याद करिए 16 फरवरी से लेकर 16 अप्रैल तक 2 महीने तक राहुल गांधी सबैटिकल, बाद में पूछा गया तो बोल रहे थे तपस्या कर रहे थे। अब बताइए, इतना तपस्या करते तो आज ये हाल होती। 2 महीने तक छुट्टी पे थे। उसके बाद 2016 में असम के चुनाव आए। चुनाव से ठीक पहले फिर राहुल गांधी नया साल मनाने, हैप्पी बर्थडे मनाने वो फिर छुट्टी में चले गए। और याद करिए, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के 2017 के चुनाव से पहले भी राहुल गांधी इसी प्रकार विदेश गमन कर चुके थे, विदेश में छुट्टी मनाने गए थे। हरियाणा, महाराष्ट्र 2019 में जब इनके चुनाव हुए थे उस समय भी राहुल गांधी अक्टूबर 2019 में विदेश गमन में गए थे। फिर से नया साल आ रहा है, राहुल गांधी फिर से छुट्टी में चले गए। राहुल गांधी ने भी मन के अंदर गढ़ लिया है कि गड्ढे में जाए कांग्रेस हुआ, हम तो बजाए हारमोनिया। कि कांग्रेस भले ही गड्ढे में जाए, वो हारमोनियम बजाएंगे, अपना छुट्टी में रहेंगे। हमें कोई आपत्ति नहीं, आप हारमोनियम भी बजाइए, आप छुट्टी में भी जाइए, आप वहीं रहिए, कोई आपत्ति नहीं है। मगर देश के भोले भाले नागरिकों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो आप भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं,
नकली हस्ताक्षर इत्यादि जो आपने अभी कराने की कोशिश की थी और जो झूठे भाषण आप दे रहे थे, उसके बाद जब आप गायब होते हैं तो ये परिस्थिति ठीक वैसे है जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद आपने देश में कैमरे के सामने पार्लियामेंट में बैठ करके आंख मारी थी। ये आप देश के लोकतंत्र को बार बार आंख मारने का काम कर रहे हैं। Rahul Gandhi, you are winking at the democracy of this country. This vacation may be your personal right. To go for a vacation for New Year is your personal democratic right, but to hoodwink the people of this country is no right of yours. If, as you said, the situation is serious in India, democracy is over in India, then you should have stayed back in India and fought for democracy for India. But ironically, ये आप तो डेमोक्रेटिक राइट बना के छुट्टी मनाने चले गए और यहां पर माताश्री आज ही सोनिया जी बोल रही है डेमोक्रेसी खत्म हो गया, देश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अरे सोनिया जी, अगर देश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, आपका बेटा छुट्टी मनाने कैसे गया? कौन उसको अलाउ किया? कैसे जहाज में बैठ के चला गया? देखिए, आप सब छुट्टी मनाते हैं, किंतु देश की जनता को जो कांग्रेस वाले बरगला रहे हैं, कहीं ना कहीं देश की जनता ये सब देख रही है। और आने वाले अभी जो राज्यों में चुनाव है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे तमिलनाडु हो, और जहां से राहुल गांधी जी यहां संसद में आए हैं सांसद बन के, चाहे वो केरल हो, आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी इन सभी राज्यों में छुट्टी पे जाने वाली है। बहुत धन्यवाद। तो संबित पात्रा को आप सुन रहे थे। बीजेपी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें संबित पात्रा तमाम मुद्दों पर बोलते नजर आए, खासतौर पर राहुल गांधी पर सीधे निशाना साधते नजर आए। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से पूरा उत्तर भारत सर्दी और शीतलहर की चपेट में है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी सर्दी से लोग परेशान हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां और पटनी टॉप, जबकि हिमाचल के मनाली और शिमला में भारी बर्फबारी से तापमान गिर गया, जबकि हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। कई इलाकों में सड़कें बंद होने से लोगों को भारी नुकसान हुआ। मुश्किलों की दिक्कतें भी लोगों को झेलनी पड़ी हैं, क्योंकि रास्ता बंद होने से काफी देर तक लोग वहीं पर फंसे रहे। ये अलग अलग जगहों की देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सारे तरफ बर्फ की एक चादर से आपको नजर आएगी। क्या पेड़, क्या सड़क, क्या मकान, हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। और इस बात का संदेश भी ये दे रही है कि अब उत्तर भारत में भी कड़ाके की ठंड पड़नी तय है, क्योंकि जगह जगह पर बर्फबारी हुई है और ये तस्वीरें उसी बर्फबारी को दिखा रही हैं। बर्फबारी की वजह से आसपास के जो लोग हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन ऐसे मौसम में जो सैलानी वहां पर पहुंचे हैं उनके लिए ये खुशनुमा मौसम है, जिसका मजा लेने के लिए ही दरअसल वो लोग वहां पहुंचे। जम्मू कश्मीर की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। शोपिया की ये तस्वीर, लगातार बर्फबारी हो रही है, हर तरफ बर्फ की मोटी चादर आपको नजर आएगी। और जहां पर ये गाड़ी चल रही थी वो सड़क है, लेकिन सड़क पर भी आप देखिए कितनी बर्फ जम चुकी है। जो गाड़ियां पार्क हुई हैं उन पर भी बर्फ की मोटी लेयर एक तरीके से कहें तो चढ़ गई है। हालांकि लोगों के घरों के छतों पर, पेड़ों पर इस वक्त बर्फ जम चुकी है। आने जाने में एक जगह से दूसरी जगह लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब आप पैदल ही जा सकते हैं। गाड़ी कई जगहों से निकलनी बहुत मुश्किल है। बर्फबारी से सड़क का अंदाजा लगाना भी यहाँ पर मुश्किल है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। मकानों, गाड़ियों और खेतों में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी की वजह से सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल को आपने देखा किस तरीके से बर्फ में ढक गई है, जबकि जरूरी काम से बाहर निकले लोग भी यहाँ पर परेशान नजर आए। सिर्फ बर्फबारी नहीं, यहाँ पर ठंड का आलम भी बहुत ज्यादा है। काफी ठंड पड़ने से भी जो लोग हैं उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। वहीं जरा हिमाचल के मनाली की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। वहां से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां बर्फ की चपेट में एक तरीके से दिख रही हैं। सड़कों के साथ साथ पेड़ भी बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं। बर्फ की वजह से पेड़ों की हरियाली तक का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है। सारे पेड़ों पर बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। जो गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं उनके ऊपर भी एक मोटी परत सी जम गई है। सड़कों पर भी ऐसा ही आलम है। हालांकि लोग यहां खुद ही आगे बढ़कर सड़क से बर्फ हटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, ताकि यातायात जो है वो ज्यादा देर के लिए बाधित ना हो। बाकी यहाँ पर जवानों के माध्यम से भी बर्फ की जो मोटी लेयर है उसको हटाया जा रहा है, ताकि यहाँ पर लोग आ जा सकें आसानी से। मनाली की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बर्फबारी की तस्वीरें, जहां पर देखिए बहुत बर्फबारी होने की वजह से ठंड भी अब बढ़नी तय है।
कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे देखते हैं किस तरह के मनमोहक नजारे यहाँ पे है। जहां भी आप नजर दौड़ा चारों तरफ सिर्फ बर्फ की सफेद चादर वही आपको नजर आई, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो इसमें बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं, और देवदार के जो वृक्ष है उन पर भी जो है बर्फ की मोटी परत यहाँ पे बिछ चुकी है। लेकिन समस्या यहाँ पे लगातार बरकरार है, क्योंकि कहा जाता है कि हुस्न बेवफा होता है, और कुछ ऐसी तस्वीरें ये भी है। जितना मनमोहक ये नज़ारे लग रहे हैं और उतने ही खतरनाक है, क्योंकि जिस तरह की बर्फ जो घाटी में हुई है इससे जो है बेशक ये दूर से देखने के लिए काफी खूबसूरत है, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय निवासी उन्हें खासी दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस भारी बर्फबारी के बाद घाटी में जो है जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई क्षेत्रों में जो है विद्युत आपूर्ति वो ठप पड़ी है। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में भी हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आई। पेड़, मकान, सड़क सफेद चादर से ढके दिखाई दे रहे हैं। वहां पहुंचे कुछ पर्यटक इस बर्फ का आनंद लेते हुए भी दिख रहे हैं। बर्फबारी के बीच पटनी टॉप की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई और पर्यटक इन नजारों का लुत्फ उठाते दिखाई दिए। लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद होने से उन्हें आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कोई कहीं अगर फंसा है तो उसे काफी देर तक वहां रुकना पड़ा, क्योंकि जब तक सड़क से बर्फ देखिए हटेगी नहीं तब तक यातायात वहां पर सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाएगा। लेकिन जरा समझिए कि ऐसे वक्त पर जो स्थानीय लोग हैं, रोजमर्रा के जो काम है उसके लिए भी अगर एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना है तो दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं आपको, जहां पर देखिए बर्फ ही बर्फ चारों तरफ इस वक्त नजर आ रही है। पेड़ों के ऊपर, लोगों के मकान, घर के मकानों के ऊपर, बाहर खड़ी गाड़ियों के ऊपर। लेकिन जो लोग सैलानी के तौर पर वहां पहुंचे हैं वो इस मौसम का खुलकर आनंद ले रहे हैं। सोमवार से